पेशेंट का विषय में मैं जनता के साथ हूँ। हाँ, बोझ ना होना चाहिए और कम होना चाहिए। मोदी सरकार का बचाव करने वाली, मोदी सरकार का समर्थन करने वाली, संसद में विपक्षियों को जमकर धोने वाली, संसद में विपक्षी पार्टी के नेताओं की बोलती बंद करने वाली, मैं अगर बात करूं निर्मला सीतारमण की, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, आखिरकार उनकी क्यों बोलती बंद हो रही है? या वो ऐसा क्या बोल रही हैं कि जो मोदी सरकार के लिए जहर से कम नहीं हो रहा है? जो निर्मला सीतारमण एक वक्त में संसद में विपक्षी जो सांसद हैं उनको चुप करा दिया करती थी, सरकार का डिफेंड करती थी, सरकार का बचाव करती थी, वही निर्मला सीतारमण अब ये कह रही हैं महंगाई तो है, जनता तो परेशान है। और वाकई 2024 से पहले जनता बीजेपी से नाराज है। ये देखिएगा कि अगर निर्मला सीतारमण इस बात को मान रही हैं कि महंगाई तो है, जनता सरकार से नाराज तो है और जनता 2024 से पहले तस्वीर पलटने की तैयारी कर रही है, तो क्या बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है? क्योंकि निर्मला सीतारमण की अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ मैं अपने दर्शकों को इस प्रोग्राम में बताऊंगा। निर्मला सीतारमण को जब भी हमने संसद में देखा है तो उन्होंने सरकार का बचाव तो किया, लेकिन जब जब सवाल उनसे महंगाई को लेकर किया गया और निर्मला सीतारमण ने तो ये तक कहा कि मुझे नहीं पता कि प्याज और लहसुन के रेट क्या चल रहे हैं, क्योंकि मैं प्याज और लहसुन तो खाती नहीं, मैं खाती नहीं तो मुझे दाम कैसे पता चलेंगे? सुन रहे हैं आप? यानी कि आप ये बता रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा या हमें पता ही नहीं है कि क्या रेट चल रहा है। लेकिन निर्मला सीतारमण को ये नहीं पता या वो ये भूल गई कि आप पूरे देश का फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही हैं, पूरे देश का वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं, और सामान के रेट क्या बढ़ रहे हैं, क्या घट रहे हैं, क्या हालात हैं, इसकी एक एक जानकारी आपको होनी चाहिए। वो बात अलग है कि आप लहसुन नहीं खाते, आप प्याज नहीं खाते, आप आटा नहीं खाते, चावल दाल नहीं खाते, अनाज नहीं खाते, लेकिन देश की करोड़ों जनता तो खाती है। इस तरीके का बयान निर्मला सीतारमण का जब आता है तो हम क्या देखते हैं कि विपक्ष निशाना साधना शुरू कर देता है। अडानी को लेकर भी सवाल जब पूछा गया था निर्मला सीतारमण से, उन्होंने विपक्षी सांसदों को डरा दिया, धमका दिया, अरे आप लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार की, अरे आप लोग बात करते हैं घोटाले की, आप पहले डेटॉल से मुंह धोकर आइए, उसके बाद बात कीजिएगा। यानी कि ऐसा तेवर था निर्मला सीतारमण का। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि निर्मला सीतारमण ये कह रही हैं कि अगर सरकार अपने फैसले नहीं बदलती है या सरकार अपना रास्ता सही पटरी पर लेकर नहीं आती है तो समझ लीजिए कि 2024 से पहले मोदी जी का सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक ऐसा दक्षिण राज्य जहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने भरी मीडिया में एक निजी टीवी चैनल में खुल के बोला था लाखों की जनता के बीच में, बड़े बड़े पत्रकारों के बीच में, कि आज मैं यहां पर लिख कर जा रहा हूं कि हमारी सरकार कर्नाटक में बहुमत से बनेगी, लेकिन तस्वीर तो कुछ और ही दिखती नजर आई। और उस तस्वीर के बाद अमित शाह का एक बयान भी सामने नहीं आया। तो समझ रहे हैं कि बीजेपी के लिए कर्नाटक कितना मायने था। कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी में बगावत तो हो रही है। मोदी सरकार के कई मंत्री सरकार को सलाह भी दे रहे हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था पर फोकस करे, महंगाई को कम करे, बेरोजगारी को कम करे, लेकिन सरकार जस की तस है। स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही है, माफ कीजिएगा, निर्मला सीतारमण क्या कुछ कह रही है, मैं बयान अपने दर्शकों को जरा सुनवा दूं, उसके आगे की एक और जो है अपने दर्शकों को जो है इससे संबंधित जानकारियां दूंगा कि किस तरीके से अगर बीजेपी में बगावत शुरू हो गई तो समझ लीजिए 2024 से पहले मोदी जी के लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। क्या कर रही है निर्मला सीतारमण, देखिए रिपोर्ट। पेशेंट का विषय में मैं जनता के साथ हूँ। हाँ, बोझ ना होना चाहिए और कम होना चाहिए। तो निर्मला सीतारमण क्या कुछ कह रही हैं आपने ध्यान से सुना, और ध्यान से सुनना जरूरी भी बनता है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दूं, निर्मला सीतारमण ही नहीं, वरुण गांधी, मेनका गांधी, नितिन गडकरी जैसे बड़े चेहरे मोदी सरकार को
जो है मोदी सरकार को बाकायदा सलाह दे रहे हैं, मोदी सरकार को बाकायदा ऐसा मशवरा दे रहे हैं कि सरकार अगर नहीं समझती है या सरकार नहीं सुनती है तो समझ लीजिए कि फिर 2024 की गद्दी मोदी जी के लिए नुकसान भरी है, क्योंकि कर्नाटक के बाद जो अगली चिंगारी उठ रही है वो महाराष्ट्र में। सरकार संभाले तो संभाले कैसे, क्योंकि संभलते संभल नहीं रहा है। जो हालात जनता देख रही है या जिस तरीके से जनता का विपक्ष पर फोकस हो रहा है उसे देखकर सरकार तो खुद कंफ्यूज पड़ी है कि आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए, 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे जीता जाए। लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा है कि महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर अगर बीजेपी के तमाम मंत्री, तमाम नेता अगर जिक्र कर रहे हैं तो समझिए बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं कदम उठाया जा रहा है। हालांकि एक रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा और वो रिपोर्ट जुड़ी है संजय सिंह से। संजय सिंह ने भी लगातार सरकार के घोटाले पर बड़े खुलासे किए हैं, क्योंकि विपक्ष के हाथ तमाम सबूत लग गए और ये सबूत अब कहीं ना कहीं बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूं, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर नहीं है, कलर फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
मुद्दा क्या है असल में? हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो। 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए, तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर अब मेरा सवाल दर्शकों से रहेगा कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार 2024 से पहले ही बाहर हो जाएगी या मंत्रियों या नेताओं की सलाह जो ली जा रही है उस पर काम करते हुए सत्ता हासिल करेगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।